नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। आज के सेशन एनसीईआरटी ईवीएस की मैराथन की क्लास है। इसमें संपूर्ण ईवीएस पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ एक क्लास सीटेड पास वाली क्लास है। पूरा ईवीएस हम वन शॉट में देखेंगे, यानी आज की क्लास देखने के बाद आपको ईवीएस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा। आज की क्लास आप देख लीजिए, उसके बाद डेली आप मॉक टेस्ट लगाइए। ईवीएस के ऑनलाइन पेपर वाले जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सबको आप लगा डालिए और रिवीजन करते रहिए। आपका सीटेट में ईवीएस में 28-29 नंबर आसानी से प्राप्त कर लेंगे। 1-2 नंबर नहीं बोल सकते क्योंकि 1-2 नंबर ईवीएस हर बार कहीं से भी प्रश्न उठा लेता है, लेकिन आप उसका चक्कर में मत पड़िए। आप 28-29 नंबर आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास को देखने के बाद आपको ईवीएस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आसानी से आप 27-28 नंबर प्राप्त कर लेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है हमारी राहुल पांडे 5678। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप पर्सनली मुझको मैसेज करके इस पर पूछ भी सकते हैं मुझसे। वहीं हमारा फेसबुक पेज है टीचिंग एग्जाम ओवरलोड, इस पर भी आप ज्वाइन हो जाइए जाके। यहाँ पे भी आपको डेली नोटिफिकेशन के अलावा भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो सीटेट में कहाँ से, जैसे शॉर्ट वीडियो जिसको हम कहते हैं, सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। और वहीं मेरा टेलीग्राम ग्रुप है टीचिंग एग्जाम ओवरलोड, आप इसको भी ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पे पीडीएफ डेली आपको मिल जाती है क्लासेज की। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो क्लास है सीटेट जुलाई 2023 के लिए संपूर्ण ईवीएस पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ कराया जाएगा। एक क्लास सीटेट पास वाली क्लास है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, यह क्लास मैं 4 जून को ही लेने वाला था, लेकिन माइक में दिक्कत होने के कारण आवाज़ सही से नहीं आ रही थी, इस वजह से क्लास उस दिन नहीं हो पाई थी। तो क्लास हम आज रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दे रहे हैं। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो अबू धाबी की मुद्रा कैसी होती है? अबू धाबी की मुद्रा जो होती है दिरहम होती है। रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र पेड़ कौन सा है? खजूर है। तो अबू धाबी की मुद्रा दिरहम होती है। रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र पेड़ खजूर का होता है और दिरहम होती है अबू धाबी की मुद्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही चींटियां चलती हैं वह जमीन पर गंध छोड़ती हैं। दूसरी चींटियां रास्ता खोजने के लिए गंध का पीछा करती हैं। तो जैसे ही चींटियां चलती हैं तो वह जमीन पर गंध छोड़ती हैं। तो देखिए जैसे चींटी चल रही हैं ऐसे ऐसे करके, हाँ, तो जो आगे वाली चींटियां होती हैं पीछे गंध छोड़ती जाती हैं ताकि पीछे वाली चींटियां सूंघते सूंघते वहाँ रास्ता अपना खोज लेती हैं। गंध से उनके महसूस कर लेती हैं कि चींटियां किस तरफ गई हैं और रास्ता अपना खुद ही ढूंढ लेती हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुत्ते जो होते हैं सड़क पर अपना क्षेत्र चिन्हित करते हैं। तो कुत्ते जो होते हैं सड़क पर अपना क्षेत्र चिन्हित कर लेते हैं। वह पेशाब या पार्टी की गंध से या पता लगा सकते हैं कि कोई दूसरा कुत्ता उनके क्षेत्र में आया है या नहीं। तो कुत्ते जो होते हैं सड़क पर अपना क्षेत्र चिन्हित करते हैं। वह पेशाब या पार्टी की गंध से या पता लगा सकते हैं कि कोई दूसरा कुत्ता उनके क्षेत्र में आया है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख भी रहे होंगे। अब रेशम के कीड़े के बारे में बात करते हैं। तो रेशम का जो कीड़ा होता है वह रेशम का कीड़ा अपनी मादा कीट को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। तो जो रेशम का कीड़ा होता है वह अपनी मादा कीट को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। आप लोगों ने वह गाना भी सुना होगा, तू धरती पे चाहे जहाँ रहे तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। ठीक, सनी देओल वाला। तो वैसे ही इसका भी है कि मतलब उसकी गंध से वह कई किलोमीटर दूर से उसको पहचान लेता है कि मादा कीट को अपनी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मच्छर लोगों को उनके शरीर की गंध से ढूंढ सकते हैं। तो मच्छर जो होते हैं लोगों को उनके शरीर के गंध से ढूंढ लेते हैं। वह उन्हें अपने पैरों के तलों की गंध से अपने शरीर की गर्मी से भी ढूंढते हैं। तो वह उन्हें अपने पैरों के तलों की गंध और अपने शरीर की गर्मी से भी ढूंढते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि फिगर में दिखाया भी गया है रेशम का। ठीक, तो मच्छर जो होते हैं और लोगों को उनके शरीर की गंध से ढूंढ सकते हैं। वह उन्हें अपने पैरों के तलों की गंध से अपने शरीर की गर्मी से भी ढूंढते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकांश जो पक्षियां होते हैं
उनकी आंखें जो होती हैं सिर के दोनों ओर होती हैं और उनकी आंखें एक समय में दो अलग अलग चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। तो अधिकांश पक्षियों की आंखें जो होती हैं सिर के दोनों ओर होती हैं और उनकी आंखें एक समय में दो अलग अलग चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। जैसा कि आप फिगर में देख भी रहे होंगे, उनकी आंखें दोनों तरफ होती हैं और एक समय में दो जगह पर देख सकते हैं, पक्षी अपना ध्यान दो जगह पर केंद्रित कर सकते हैं। तो अधिकांश पक्षियों की जो आंखें होती हैं सिर के दोनों ओर होती हैं, उनकी आंखें एक समय में दो अलग अलग चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब वह सीधे आगे देखते हैं तो उनकी दोनों आंखें एक ही वस्तु पर केंद्रित होती है। तो जब पक्षियां वह सीधे आगे देखते हैं तो उनकी दोनों आंखें जो होती हैं एक ही वस्तु पर केंद्रित होती हैं। अधिकांश पक्षियों की आंखें स्थिर होती हैं और हिल नहीं सकती, इसलिए पक्षियों को चारों ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाना पड़ता है। तो अधिकांश पक्षियों की जो आंखें होती हैं वह स्थिर होती हैं और हिल नहीं सकती हैं, इसलिए पक्षियों को चारों ओर से देखने के लिए अपना सिर घुमाना पड़ता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पतंग, चील, गिद्ध जैसे कुछ पक्षी हमसे 4 गुना दूर तक देख सकते हैं। तो पतंग, चील, गिद्ध जैसे कुछ पक्षी जो होते हैं हमसे 4 गुना दूर तक देख सकते हैं। ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से चीज़ें देख सकते हैं और हम 2 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। तो जो चील, गिद्ध जैसे कुछ पक्षी होते हैं जो चील, गिद्ध जैसे कुछ पक्षी हमसे 4 गुना दूर तक देख सकते हैं। वे पक्षी 8 मीटर की दूरी से चीज़ें देख सकते हैं, हम 2 मीटर की दूरी से वह चीज़ देख सकते हैं। ठीक, चलिए। तो यहाँ से कई बार सीटेट में प्रश्न भी बना है कि हमसे 4 गुना दूर से कौन से पक्षी देख सकते हैं। तो इसमें आप लोग चील, गिद्ध जो भी ऑप्शन में दिया गया है उस पर आप टिक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जानवर उतने रंग नहीं देख सकते जितने हम देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो जानवर दिन में जागते हैं वह कुछ रंग ही देख सकते हैं। तो जानवर उतने रंग नहीं देख सकते जितने हम देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जानवर दिन में जागते हैं तो वह कुछ ही रंग देख पाते हैं। जो जानवर रात में जागते हैं वह चीज़ों को केवल काले और सफ़ेद रंग में ही देख पाते हैं। तो जो जानवर रात में जागते हैं वह चीज़ों को केवल काले और सफ़ेद रंग में ही देख पाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पक्षियों के कान जो होते हैं वो पंखों से ढके होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। तो पक्षियों के कान पंखों से ढके छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक, जो दिखाई नहीं देते हैं। जैसा कि आप फिगर में दिखाया गया है क्रोकोडाइल का, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे होते हैं। एक भारतीय राबिन सड़क के किनारे पत्थरों के बीच अपने अंडे देता है। एक भारतीय राबिन जो होता है वह सड़क के किनारे पत्थरों के बीच अपने अंडे देता है। ठीक, चलिए, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है पत्थरों के बीच में सड़क के किनारे अंडे देता है। चलिए अब कोयल के बारे में देखते हैं। तो कोयल अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है। पहला प्रश्न यहीं से बनता है कि हर बार सीटेट में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि कोयल जो होती है वह अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है। पक्षी अपने अंडे देने के लिए घोंसले का प्रयोग करते हैं, वहीं पक्षी जो होते हैं अपने अंडे देने के लिए घोंसले का प्रयोग करते हैं। अंडों के फूटने और चीज़ों के बड़े हो जाने के बाद वह घोंसला छोड़ देते हैं। तो अंडों के फूटने और चीज़ों के बड़े हो जाने के बाद वह घोंसला छोड़ देते हैं। ठीक, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। कोयल जो होते हैं अपना अंडा कौवे के घोंसले में देते हैं, पक्षी अपने अंडे देने के लिए घोंसले का प्रयोग करते हैं, अंडों के फूटने और चीज़ों के बड़े हो जाने के बाद वह घोंसला छोड़ देते हैं। ठीक, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कोयल के एग होते हैं जो स्लाइटली स्मॉलर होते हैं। ठीक, तो कोयल के जो अंडे होते हैं स्मॉलर होते हैं स्लाइटली। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ पक्षियों और जानवरों की अलग अलग स्थितियां जैसे खतरे या खुशी के लिए अलग अलग आवाज़ें होती हैं। जैसे लंगूर, बाघ और तेंदुआ। ठीक, तो कुछ पक्षियों को जानवरों की अलग अलग स्थितियां होती हैं जैसे खतरे या खुशी के लिए अलग अलग आवाज़ें होती हैं। जैसे लंगूर, बाघ, तेंदुआ आदि। जब भूकंप या तूफान आने वाला होता है तो कुछ जानवर अलग तरह के व्यवहार करने लगते हैं। तो वहीं जब भूकंप या तूफान आने वाला होता है तो कुछ जानवर अलग तरह से व्यवहार करने लगते हैं। जो लोग जंगलों में रहते हैं और जानवरों को इस तरह के व्यवहार को देख सकते हैं उन्हें खतरे का एहसास हो जाता है, वहाँ जंगल छोड़ देते हैं और कहीं और चले जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग जंगलों में रहते हैं
जानवरों के इस तरह के व्यवहार को देख कर सकते हैं, उन्हें खतरे का पता चल जाता है। ठीक, चलिए एकदम चित्रात्मक ढंग से मैंने क्लास ली है। आज की क्लास देखने के बाद आपको सीटेट दिसंबर 2004 में अंडमान द्वीप समूह के जंगलों में रहने वाली यहूदी जनजातियों ने जानवर को अलग तरह से व्यवहार करते देखा। उन्हें किसी खतरे का अंदाजा हो गया था, इसलिए वह द्वीप के एक सुरक्षित हिस्से में चले गए। इसके तुरंत बाद द्वीप सुनामी की चपेट में आ गया, लेकिन इन लोगों को बचा लिया गया था। तो दिसंबर 2004 में अंडमान द्वीप समूह के जंगलों में रहने वाली यहूदी जनजातियों ने जानवरों को अलग तरह के व्यवहार करते देखा। उन्हें किसी खतरे का अंदाजा हो गया था, इसलिए वह द्वीप के एक सुरक्षित हिस्से में चले गए। इसके तुरंत बाद द्वीप सुनामी की चपेट में आ गए, लेकिन इन लोगों को बचा लिया गया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सांप बहरे होते हैं और वह केवल जमीन पर कंपन महसूस करते हैं। तो सांप कैसे होते हैं? सांप बहरे होते हैं। सांप बहरे होते हैं और केवल जमीन के कंपन महसूस कर पाते हैं और उसी के सहारे वो सुन पाते हैं। कंपन महसूस करके सांप देखते हैं, बाकी सांप के कान नहीं होते हैं। यहाँ पर सीटेट में कई बार पूछा गया है। भारत में केवल 4 प्रकार के सांप जहरीले होते हैं, जिसमें कोबरा, सामान क्रेट, रसेल वाइपर या स्केल्ड वाइपर आदि, यानी जिसे हम कोबरा, डुबैया, अफाई और वाइपर बोलते हैं। ठीक, चलिए सांप के 2 खोखले दांत होते हैं। तो सांप के क्या होते हैं? 2 खोखले दांत होते हैं। इस विषजंतुओं के द्वारा विष व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। सांप के काटने की दवा जो होती है सांप के जहर से बनाई जाती है और सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होती है। तो सांप से मेन जो प्रश्न बनते हैं, सांप 4 प्रकार से होते हैं, जिसमें से अफाई, डुबैया, कोबरा और रसेल वाइपर। ठीक, वहीं सांप के 2 खोखले दांत होते हैं। इन विषजंतुओं के द्वारा विष व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। सांप के जो काटने की दवा होती है वो सांप के जहर से बनाई जाती है और सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि फिगर में दिखाया भी गया आपको, जो दांत आपको 2 दिख रहे हैं, यही दांत से सांप विष शरीर में डालते हैं। ठीक, चलिए और जो इनका जहर होता है वो इसी में होता है, वेनम ग्लैंड जिसे हम बोलते हैं, और एक कंप्रेसर मसल्स होती है इसकी। ठीक, चलिए एक सपेरे की कहानी के बारे में बात करते हैं। सपेरों को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? कालबेलिया कहा जाता था। सपेरों को कालबेलिया कहा जाता था। ठीक, जो फिगर में आपको दिखाया दे रहा है इसे हम कालबेलिया बोलते हैं, कालबेलिया जाति वाले। तो सपेरों को कालबेलिया भी कहा जाता है। सपेरे जो होते हैं सांप के काटने के निशान से उसकी पहचान कर लेते हैं। तो सपेरे जो होते हैं वो सांप के काटने के निशान से उसकी पहचान कर लेते हैं। सपेरे जो होते हैं जंगलों में पाए जाने वाले पौधों की मदद से कई दवाएं इकट्ठा करते हैं या बनाते हैं। तो जो सपेरे होते हैं जंगलों में पाए जाने वाले सांपों की मदद से कई दवाएं इकट्ठा करते हैं और बनाते हैं। सांप किसानों के लिए मददगार होते हैं, क्योंकि ये खेतों में चूहे खाते हैं और चूहे जो होते हैं वो फसल को बर्बाद कर देते हैं, फसल को खा जाते हैं। ठीक, तो सपेरे सांप के काटने के निशान से उसकी पहचान कर लेते हैं कि इसे किस सांप ने काटा है। सपेरे जो होते हैं जंगलों में पाए जाने वाले पौधों की मदद से कई दवाएं इकट्ठा करते हैं। सांप किसानों के लिए मददगार होते हैं, क्योंकि वे खेतों में चूहे खाते हैं, नहीं तो चूहे फसल खा जाते हैं। ठीक, तो सांप से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सबको मैंने कवर कर लिया। अगर अब सीटेट में सांप से भी प्रश्न बनेंगे तो आप लोग आसानी से उसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक, चलिए अब हम आगे और बात कर लेते हैं। सांप से एक प्रश्न और बनता है कि नाग गुम्फान जो होती है वो कहाँ की रंगोली है। सीटेट में पिछली बार भी प्रश्न यहाँ से बना था। तो नाग गुम्फान जो होती है सौराष्ट्र, गुजरात एवं दक्षिण भारत में रंगोली, कढ़ाई और साथ ही साथ सजावट के इस तरह के डिजाइन का उपयोग किया जाता है। तो जो आप ये डिजाइन देख रहे हैं ना, इस डिजाइन को हम नाग गुम्फान बोलते हैं, नाग गुम्फान। ठीक, जो सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में पाई जाती है। इसे एक प्रकार की खास रंगोली होती है, जैसे कढ़ाई और साथ ही सजावट की तरह से डिजाइन का उपयोग किया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सलाख के बारे में देखते हैं। तो जानवरों से जितने भी प्रश्न बनते हैं आज सबको मैंने बढ़िया चित्रात्मक ढंग से कवर किया है। आज की क्लास देखने के बाद आपको ईवीएस पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोग बस डेली ईवीएस के ऑनलाइन पेपर वाले मॉक टेस्ट लगाइएगा, आपके ईवीएस में 28-29 नंबर आसानी से प्राप्त कर लेंगे। ठीक, चलिए ऐसे ही जैसे मैं ईवीएस की क्लास ले रहा हूँ वैसे ही सीडीपी की आपको मिलेगी, हिंदी की मिलेगी और उसके अलावा संस्कृत और इंग्लिश की भी मिलेगी और मैथ की भी क्लास लेंगे। आपकी एक मैराथन ली जाएगी, उसके बाद आप डेली में
ऑनलाइन पेपर वाले प्रश्नों की श्रृंखला लेके आया करूँगा। डेली आपकी 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस होगी। उसके बाद सीटेट की परीक्षा होने तक आप लोग पूरी तरह से एकदम तैयारी अपनी बना लेंगे। और एक काम करिएगा कि आप लोग मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा डेली, क्योंकि सबसे बड़ा रामबाण है मॉक टेस्ट। अगर आप लोगों ने ऑनलाइन पेपर वाले मॉक टेस्ट 2-3 बार लगा लिए और थ्योरी एक बार पूरा अपना पढ़ लिए और डेली रिवाइज करने लगे तो आपको सीटेट में आसानी से 120 से 125 नंबर प्राप्त कर लेंगे। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग को बता रहा हूँ। अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट ऑनलाइन पेपर वाले 2 बार, 2021 वाले, 2022-23 वाले, मतलब जो 3 पिछली बार जो ऑनलाइन पेपर हुए थे, इस बार जो ऑनलाइन पेपर हुए थे, अगर आप इतना भी सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है, आप उसको पूरा देख के जो क्वेश्चन आपको गलत हो उसको एक कॉपी में आप नोट करिए और जहाँ किस लिए गलत हुआ उसको रिवाइज कर लीजिए। ऐसे डेली एक मॉक टेस्ट लगाइए और समय पे बहुत ध्यान दे के लगाइए, यानी 150 क्वेश्चन कोशिश करिए 120 से 125 मिनट में सॉल्व कर लें। ठीक, जितना समय अभी यहाँ बचाएंगे वो कंप्यूटर पे आपको ऑनलाइन में आपको बहुत मदद करेगा। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। हम स्लॉथ के बारे में पढ़ते हैं। तो ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ठीक, ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे सिर लटक कर मस्ती में सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। सप्ताह में एक बार ही सर्च करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। तो स्लॉथ के बारे में जो मेन पॉइंट बनता है, ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं होते हैं। ये करीब दिन के 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती में सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की ये तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही सर्च करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्लॉथ से जो मेन पॉइंट था तो सब इसमें कवर हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब नींद के बारे में जहाँ से प्रश्न बनता है उसको भी हम कवर करते हैं। पूरा एनसीईआरटी का क्लास 3rd 4th 5th का पूरा संपूर्ण निचोड़ लिया गया है। जहाँ से हर बार सीटेट में प्रश्न बने हैं मैंने सबको एक टॉपिक को उठाया है। आज के बाद आप ईवीएस आसानी से आपकी पूरी समझ जाएंगे आप ईवीएस को, और आसानी से आप मॉक टेस्ट लगाइए। आपका मॉक टेस्ट आसानी से आप ईवीएस में 30 में 28 नंबर हर मॉक टेस्ट में आने लगेगा आपका। आज की क्लास आप लीजिए, क्लास अच्छे से आप लेने के बाद आप ईवीएस के कोई भी मार्क ऑनलाइन पेपर वाले कोई भी मॉक टेस्ट उठा लीजिए। आप देखिए ईवीएस में 27 से 28 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर लेंगे। कोई भी मॉक टेस्ट आप उठा के देखिए। ठीक, चलिए। तो छिपकली जो होती है लगभग एक मौसम के लिए लंबी गहरी नींद में चली जाती है। तो छिपकली जो होती है एक मौसम के लिए लंबी गहरी नींद में चली जाती है। गाय लगभग 4 घंटे सोती है। तो गाय जो होती है लगभग 4 घंटे सोती है। अजगर करीब 18 घंटे सोते हैं और जिराफ लगभग 2 घंटे सोता है। वहीं बिल्ली जो होती है लगभग 12 घंटे सोती है। तो छिपकली जो होती है लगभग एक मौसम के लिए लंबी गहरी नींद में चली जाती है। तो आप लोगों ने देखा भी होगा अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो अभी गर्मी जब से आप आ गई है तब से आप लोग देख रहे होंगे अपने घर के दीवारों पे छिपकली आपको हर जगह दिख रही होंगी। ठीक, वहीं जैसे ठंडी स्टार्ट होती है तो आपको छिपकलियाँ देखना बंद हो जाती हैं, छिपकली कहीं गहरी नींद में चली जाती हैं। ठीक, वहीं गाय जो होती है 4 घंटे सोती है। अजगर करीब 18 घंटे सोते हैं। जिराफ लगभग 2 घंटे सोता है। बिल्ली लगभग 12 घंटे सोते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में देखते हैं। तो कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में जो मेन पॉइंट बनता है, यहाँ से हर बार प्रश्न बनते हैं। तो क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है? कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। तो कर्णम मल्लेश्वरी क्या है? एक वेट लिफ्टर है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। इनके पापा पुलिस में हवलदार थे। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वह एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं और इनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। तो कर्णम मल्लेश्वरी जो थी एक वेट लिफ्टर थी। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। अब ये 12 साल की तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वह एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। इनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपके क्षेत्र में लड़कियाँ कबड्डी या कोई अन्य भारी खेल खेलती हैं? अगर ऐसी लड़कियां हैं जो नहीं खेलती तो उनके ना खेलने का क्या कारण है? इस पर हमें बच्चों को चर्चा करवाना चाहिए। यहाँ से पेडागॉजी का प्रश्न बन सकता है कि जब आपके क्षेत्र में लड़कियां जो होती हैं कबड्डी या कोई अन्य भारी खेल खेलती हैं, अगर ऐसी लड़कियां हैं जो खेलती हैं नहीं खेलती हैं तो उनके ना खेलने का क्या कारण हो सकता है? उस पर हमें बच्चों से चर्चा करवानी चाहिए। ठीक,
शिक्षक के लिए ओलंपिक खेलों के पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का पता लगाने में बच्चों की मदद करना चाहिए। तो शिक्षक के लिए जो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का पता लगाने में बच्चों की हमें मदद करनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 बहनों की कहानी। शिक्षक के लिए इन उदाहरणों का प्रयोग करके बच्चों का ध्यान इस वास्तविकता की ओर आकर्षित करें कि कई बार लड़कियों का खेलों में समान अवसर नहीं मिलते। बच्चों से पूछें कि वे अपने मामा को क्या कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से भी पेडागॉजी का जो प्रश्न बनता है कि शिक्षकों के लिए उदाहरण देकर प्रयोग करके बच्चों को ध्यान इस वास्तविकता की ओर आकर्षित करना चाहिए कि कई बार जो लड़कियों को होता है खेलों में समान अवसर नहीं मिलता, लड़कियों को कोई खेल खेलने नहीं देखता, लड़कियों और लड़कों के बीच जेंडर वाइज होती है, यानी वो भिन्नता देखते हैं, लड़कियां काम नहीं कर सकते, लड़के काम नहीं कर सकते। तो ये सब के बारे में हमें बच्चों से चर्चा करवाना चाहिए और बच्चों से पूछना चाहिए कि अपने मामा को क्या कहते हो तुम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चिटप्पन। चिटप्पन को मलयालम में पिता का छोटा भाई कहते हैं। तो चिटप्पन को मलयालम में पिता का छोटा भाई कहते हैं। वहीं कुंजम्मा को मलयालम में पिता के छोटे भाई की पत्नी कहते हैं। यानी चाचा को हम चिटप्पन कहते हैं और चाची को कुंजम्मा कहते हैं। ठीक, मलयालम पिता का छोटा भाई तो क्या होगा, हमारे चाचा तो लगेंगे ना। और मलयालम में पिता के छोटे भाई की पत्नी क्या होगी, चाची होंगी। ठीक, चिटप्पन चाचा, कुंजम्मा चाची को, यानी मलयालम में पिता का छोटा भाई चिटप्पन, मलयालम में पिता के छोटे भाई की पत्नी को कुंजम्मा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। केरल में आप कई फलों के पेड़ देख सकते हो, जैसे नारियल, केले, कटहल, पपीता, सुपारी आदि। तो केरल में आप कई तरह के पेड़ देख सकते हैं, जैसे नारियल, केले, कटहल, सुपारी आदि, जैसा कि फिगर में आप लोग देख भी रहे होंगे। ठीक, आप केरल में विभिन्न मसाले पा सकते हैं, जैसे तेज पत्ता, इलायची, काली मिर्च। तो आप लोग केरल में कौन कौन से मसाले पा सकते हैं? केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। केरल में विभिन्न मसाले पा सकते हैं, जैसे तेजपत्ता, इलायची, काली मिर्च। गरम मसाला छोटी और बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ आदि मिलाकर बनाया जाता है। तो गरम मसाला कैसे बनाया जाता है? गरम मसाला जो होता है छोटी बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ आदि को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि फिगर में आप लोग देख भी रहे होंगे। अब लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म की कहानी है, जो भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। तो यह लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म की कहानी है, जो भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। वह परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला थी। वहीदा प्रिज्म जो थी ठन्ना मंडी से हैं, जो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है। तो यह लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म की कहानी के बारे में बताया गया है, जो भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। वह परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। वहीदा प्रिज्म जो थी ठन्ना मंडी से हैं, जो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह परेड की कमान, एक परेड की कमांड में कुल संख्या 36 होती है। तो एक परेड की कमांड में जो कुल संख्या होती है वह 36 होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तिब्बती जिसे भोटी भी कहा जाता है। तो तिब्बती जो होती है जिसे भोटी भी कहा जाता है, लद्दाख में बोली जाने वाली भाषा होती है। तो तिब्बती जिसे भोटी भी कहा जाता है, लद्दाख में बोली जाने वाली भाषा है। भोटी भाषा में माँ को आमाले, भोटी भाषा में पिता को आवाले कहते हैं। तो तिब्बती जैसे भोटी भी कहा जाता है, लद्दाख में बोली जाने वाली भाषा है। भोटी भाषा में माँ को आमाले, भोटी भाषा में पिता को आवाले कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइगर के बारे में जो बातें आपको पता होनी चाहिए। टाइगर से भी सीटेट में हर बार महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। टाइगर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए टाइगर के बारे में हम कुछ बातें जानते हैं। ठीक, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, टाइगर को एकदम चित्रात्मक ढंग से क्लास ली गई है, ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आए। चलिए, हम में से अधिकांश की तुलना में एक बाघ रात में 6 गुना बेहतर देख सकता है। तो हम में से अधिकांश की तुलना में एक बाघ जो होता है रात में 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूंछें बहुत संवेदनशील होती हैं और हवा में होने वाली हलचल या कंपन को महसूस कर सकती हैं। वे बाघ को अंधेरे में चलने और अपना शिकार खोजने में मदद करती है। तो हम में से जो अधिकांश की तुलना में एक बाघ जो होता है रात में 6 गुना बेहतर देख सकता है। तो कितने गुना? 6 गुना। बाघ की मूंछें जो होती हैं बहुत संवेदनशील होती हैं, हवा में होने वाली हलचल या कंपन को महसूस कर सकते हैं। ठीक, बाघ को अंधेरे में चलने का अपना शिकार खोजने में मदद करती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक बाघ की सुनने की जो क्षमता होती है इतनी तेज होती है, वह पत्तियों की सरसराहट और घास पर किसी अन्य जानवर के चलने की आवाज़ के बीच अंतर कर सकता है। तो एक बाघ की सुनने की क्षमता इतनी तेज होती है कि वह पत्तियों की सरसराहट और घास पर किसी जानवर के चलने की आवाज़ के बीच में अंतर कर सकता है। ठीक, तो एक बाघ की जो सुनने की क्षमता होती है वह इतनी तेज होती है कि वह पत्तियों की सरसराहट और किसी जानवर के चलने की आवाज़ के बीच अंतर कर सकता है। बाघ के कान अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं, इससे उसे चारों ओर से आने वाली आवाज़ों को पकड़ने में मदद मिलती है। तो बाघ के जो कान होते हैं वो अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं, इससे उसे चारों ओर से आने वाली आवाज़ों को पकड़ने में मदद मिलती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह दहाड़ या गुर्रा भी सकता है, इसकी दहाड़ 3 किलोमीटर दूर से सुनी जा सकती है। तो यह दहाड़ और गुर्रा भी सकते हैं, इसकी दहाड़ 3 किलोमीटर दूर से सुनी जा सकती है। बाघ अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे जब वह गुस्से में होता है तब वह बाघिन को बुलाता है। तो यह दहाड़ और गुर्रा भी सकते हैं, इसकी दहाड़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। बाघ अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे जब वह गुस्से में होता है तब वह बाघिन को बुलाता है। तो बाघ की जो अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग आवाज़ है, जब वह गुस्से में होता है तो दूसरी तरह से, वह जब बाघिन को बुलाना होता है तो दूसरी तरह से आवाज़ निकालता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बांस और रस्सी के पुल का प्रयोग किया जाता है कहाँ पे? असम में। तो बांस और रस्सी के पुल का जो प्रयोग किया जाता है, बांस और रस्सी के पुल का प्रयोग किया जाता है असम में, जो कि आप फिगर में देख भी रहे होंगे। बांस और रस्सी का जो प्रयोग का पुल किया जाता है असम में किया जाता है। बच्चे जब स्कूल जाना होता है तो बांस और रस्सी के सहारे पुल से, बांस और रस्सी के सहारे पार करके स्कूल जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्राली से लद्दाख, तो अब इस लद्दाख के बारे में, ट्राली के बारे में जानते हैं। स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी, नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है, दोनों तरफ से भारी पत्थरों और पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्राली जो होती है लकड़ी से बना झूला होता है, पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। 4-5 बच्चे एक साथ ट्राली में बैठ जाते हैं, पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। तो जो आप लोग फिगर में देख भी रहे होंगे, रस्सी आपको गई है, पेड़ के उस तरफ बंधी रहती है, और इसमें क्या कहते हैं, बच्चे 4-5 बच्चे बैठ के रस्सी के सहारे सरकता हुआ उस पार जाते हैं, बच्चे समुद्र नदी को पार करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र 1 और 2 में देखो, बच्चे कुएं बाल्टी खींच रहे हैं। दोनों चित्रों में अंतर बता सकते हैं, दोनों में से किस तरह से खींचना आसान होगा, पुली धरनी के साथ या बिना पुली के धरनी से? आप लोग इस पर बच्चों से हमें चर्चा करवानी चाहिए। ठीक, चलिए अब सीमेंट के पुल के बारे में बात करते हैं। हमने अक्सर कुछ जल निकायों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है, इसलिए हम पुलों का उपयोग करते हैं। सीमेंट ईंटों और लोहे की छड़ों से बने होते हैं। पुलों में सीढ़ियाँ भी हो सकती हैं। तो सीमेंट का जो पुल होता है, हमें अक्सर कुछ जल निकायों के पार जाने की आवश्यकता होती है, इसलिए हम पुलों का उपयोग करते हैं। ये सीमेंट ईंटों और लोहे की छड़ों से बने होते हैं। पुल की सीढ़ियों भी हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वल्लम नाव के बारे में बात करते हैं। वल्लम नाव जो होती है केरल में पाई जाती है। तो केरल में कुछ लोगों से, जब केरल के कुछ भागों में बच्चों को पानी को पार करने के लिए वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। तो केरल के कुछ भागों में बच्चे जो होते हैं पानी को पार करने के लिए वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊँट की गाड़ी। तो ऊँट की गाड़ी कहाँ मिलती है? राजस्थान में मिलती है। तो हम रेगिस्तान में रहते हैं, चारों तरफ रेत ही रेत हैं, दिन में बहुत गर्मी पड़ती है, हम स्कूल पहुंचने के लिए ऊँट गाड़ी में सवार होते हैं। तो ऊँट की गाड़ी जो होती है रेगिस्तान में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ रेगिस्तान में हर जगह रेत ही रेत रहते हैं, दिन में बहुत गर्मी पड़ती है, हम स्कूल पहुँचने के लिए ऊँट गाड़ी में सवार होकर स्कूल जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी जो होती है, अपनी बैलगाड़ी में सवार होकर धीरे धीरे हरे भरे खेतों से गुजरते हैं। अगर बहुत धूप या बारिश हो रही है तो हम अपने छाते का उपयोग करते हैं। मैदानों के गांव में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक के लिए जब गाड़ी खींची जाती है तो जानवर को कैसा लगता होगा? जानवर के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के मुद्दों पर हमें बच्चों से चर्चा करनी चाहिए। जब गाड़ी खींची जाती है तो जानवर को कैसे लगता होगा? जानवर के प्रति संवेदनशीलता को विकसित करने के मुद्दों पर बच्चों से हमें चर्चा करवानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइकिल की सवारी। तो हम स्कूल की लंबी सड़क पर अपनी साइकिल चलाते हैं। पहले यहाँ लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि बहुत दूर था, लेकिन जब अब 7-8 लड़कियों का ग्रुप मुश्किल रास्तों पर आसानी से निकल जाता है स्कूल के लिए। ठीक, चलिए यह है जुगाड़ गाड़ी। तो जुगाड़ गाड़ी कहाँ पे होती है, आइए इसके बारे में देखते हैं।
तो हमारी गाड़ी का नाम है जुगाड़ या फटफट करती हुई चलती है ना शानदार। आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखती है और पीछे से देखो तो फट्टों से बनी लकड़ी की होती है। यही है जुगाड़ गाड़ी, देख लीजिए आप लोग। बेस्ट मटेरियल से जुगाड़ से बनाया जाता है। आप भी कुछ बेकार सामग्रियों को जोड़कर बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्या आप ऐसी जगह के बारे में सोच सकते हैं जहां इनमें से कोई वाहन नहीं पहुंच सकता? हाँ, ऐसी जगह हैं, बताइए। इस पर हमें बच्चों से चर्चा करवानी चाहिए। बर्फ़ पर चल रहा है। देखो हम स्कूल कैसे पहुंचते हैं। हम मीलों बर्फ़ से होकर स्कूल जाते हैं। हम हाथ पकड़ते हैं और ध्यान से चलते हैं। अगर बर्फ़ नरम होती है तो हमारे पैर उसमें धंस जाते हैं। जब बर्फ़ जम जाती है तो हम फिसल कर गिर सकते हैं। तो बर्फ़ पर चल रहा है, देखो हम स्कूल कैसे पहुंचते हैं, इस बारे में हम बच्चों से दिखाया। उत्तरी पहाड़ियों में जैसे बच्चे स्कूल आ रहे हैं, तो अगर बर्फ़ नरम होगी तो बच्चों का पैर उसमें धंस जाएगा। वहीं अगर ताज़ी बर्फ़ रहेगी तो बच्चे फिसल भी सकते हैं। तो उसी के बारे में चर्चा हो रही है, बर्फ़ पर कैसे चल रहे हैं बच्चे। ठीक, पथरीले रास्तों के बारे में बात करते हैं। हम पहाड़ों में रहते हैं, रास्ते पथरीले ऊबड़ खाबड़ हैं। मैदानी इलाकों में रहने वाले बच्चों को इन पर चलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम आसानी से ऊपर और नीचे दौड़ सकते हैं। तो पथरीले रास्ते में हम पहाड़ों पर रहते हैं, रास्ते पथरीले ऊबड़ खाबड़ होते हैं। मैदानी इलाकों में रहने वाले बच्चों को इन पर चलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम आसानी से ऊपर और नीचे दौड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेरी केरल में इस्तेमाल होने वाली एक तरह की नाव होती है। तो फेरी जो होती है, फेरी नाव, और केरल में इस्तेमाल होने वाली एक तरह की नाव होती है। तो फेरी नाव की कहाँ पर इस्तेमाल होती है? केरल में। ठीक, विवरण। आप एक ट्रेन पर टिकट पर क्या क्या पा सकते हैं? सीटेट में यहाँ से भी मुद्दा है, ट्रेन के टिकट में क्या क्या होता है। तो ट्रेन के टिकट में ट्रेन नंबर होता है, यात्रा शुरू करने की तारीख होती है, बर्थ और कोच नंबर होता है, किराया होता है, दूरी किलोमीटर में होती है। तो ट्रेन के टिकट में क्या क्या होता है? ट्रेन नंबर दिया होता है, यात्रा शुरू करने की तारीख होती है, बर्थ और कोच नंबर होता है, किराया टिकट की कीमत होती है, दूरी किलोमीटर में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ट्रेन टिकट में आपको दिखाया भी गया है, इसमें आपको PNR नंबर दिया गया है, गाड़ी ट्रेन नंबर दिया गया है, डेट दी गई है, किलोमीटर दिया गया है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रेन गाड़ी का नाम दिया गया है, कहाँ से कहाँ तक जाना है वो दिया गया है, पैसा दिया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। गेंदा जेनिया जैसे फूलों का उपयोग कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता है। तो गेंदा जेनिया जैसे फूलों का जो उपयोग होता है कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फूलों की घाटी जो होती है उत्तराखंड की पहाड़ियों में पाई जाती है। तो फूलों की जो घाटी होती है वो उत्तराखंड की पहाड़ियों पे पाई जाती है। फूलों की घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। इसमें आपको फूल ही फूल दिखेंगे कई तरह के, इसे हम फूलों की घाटी भी कहते हैं। कन्नौज जिला किसके लिए फेमस है? आप लोग ने सुना भी होगा, इत्र की नगरी भी कहते हैं कन्नौज जिला को। तो यहाँ पे क्या होता है? कन्नौज जिला उत्तर प्रदेश में है और इसे बनाने के लिए प्रसिद्ध, इत्र बनाने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक, जो कि आप फिगर में देख भी रहे होंगे, इत्र आपको दिख रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अबे आप लोग जो डिज़ाइन देख रहे हैं, इस डिज़ाइन को हम मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। तो चित्र में डिज़ाइन को हम मधुबनी कहा जाता है या लोक कला का बहुत पुराना रूप है। बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। इन चित्रों को चावल के चूर्ण के पेड़ से बनाया जाता है जिसमें रंग मिलाया जाता है। तो यह जो आपको फिगर में दिख भी रहा है, इसमें कई तरह की डिज़ाइनें होती हैं, चिड़िया मछली वगैरह बनाई जाती हैं। ठीक, तो चित्र में डिज़ाइन को हम मधुबनी कहा जाता है। लोक कला बहुत पुराना रूप है। बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। इन चित्रों को चावल के चूर्ण पेड़ से बनाया जाता है जिसमें रंग मिलाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हें बनाने में नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों के रंगों आदि का प्रयोग किया जाता है। इन चित्रों में मनुष्य, पशु, पेड़, फूल, पक्षी, मछली और कई अन्य जानवरों को दिखाया गया है। तो बेलवनिका गांव कहाँ पे है? कर्नाटक में है। यहाँ से भी कई बार सीटेट में प्रश्न पूछा गया, बेलवनिका गांव कहाँ पे है? तो कर्नाटक में। गिजुभाई वडेका गुजरात में रहते थे। इन्होंने बहुत कुछ बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी हैं। तो गिजुभाई वडेका जो थे गुजरात में रहते थे, इन्होंने बहुत कुछ लिखा है बच्चों के कहानियों के रूप में। ठीक, चलिए। नर्मदा कहाँ पे है? यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो नर्मदा आंध्र प्रदेश में है, होलगुंडी कर्नाटक में है। बच्चों की पंचायत को हिलगुंडी में भीमसंग कहा जाता है। तो नर्मदा जो होती है आंध्र प्रदेश में है, होलगुंडी कर्नाटक में है, बच्चों की पंचायत को हिलगुंडी में भीमसंग कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बरगद का पेड़ जो लटकती हुई शाखाओं जैसे दिखता है, असल में पेड़ नहीं, वो पेड़ों की जड़ें होती हैं। तो बरगद का जो पेड़ होता है उसमें जो लटकती हुई शाखाएं जैसा दिखता है, वो असल में वो पेड़ नहीं होता, और पेड़ की जड़ें होती हैं। ठीक, जैसा कि फिगर में आप लोग जो देख रहे हैं, जो आपको लटकता हुआ ऐसा दिख रहा है, ये पेड़ की जड़ें होती हैं जो ज़मीन तक काफ़ी नीचे तक चली जाती हैं और पेड़ को पोषण और पेड़ को सहारा देती हैं। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं। डेजर्ट ओक के बारे में जानते हैं। डेजर्ट ओक एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो डेजर्ट ओक एक पेड़ होता है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ओक के पेड़ की जड़ें जो होती हैं पानी तक पहुंचने तक ज़मीन में गहराई तक जाती हैं या पानी पेड़ के तने में जमा होता है। तो ओक का जो पेड़ होता है उसकी जो जड़ें होती हैं पानी पहुँचने तक ज़मीन की गहराइयों तक जाती हैं, पानी के पेड़ के तने में जमा होता है। तो इसका जो पेड़ के तनों में पानी जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। आप लोग जो देख रहे हैं इसको हम डेजर्ट बोलते हैं। ठीक, चलिए क्रोटोन प्लांट के बारे में जानते हैं। तो क्रोटोन प्लांट के बारे में आप लोग ने सुना भी होगा। क्रोटोन एक ऐसा पौधा होता है जो हवा को शुद्ध करने की अद्भुत क्षमता होती है। यह हवा में मौजूद हानिकारक तत्वों को सोख लेता है। प्रजातियां क्रोटोन की विविधता को निर्धारित करना आसान नहीं है। इसकी पत्तियां उम्र बढ़ने के साथ साथ अपना रंग बदलती हैं। नई पत्तियां मुख्य रूप से पीले व हरे रंग की होती हैं और वैक्स लाल व गुलाबी में बदल जाती हैं। तो यहाँ से सीटेट में जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है क्रोटोन का पौधा किसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो जब हम क्रोटोन का पौधा हम किसान जो होते हैं खेतों में कर लगाते हैं, जब क्रोटोन का पौधा सूखने लगता है तो किसानों को पता चल जाता है कि खेत हमारा सूख रहा है, इसे पानी देने की आवश्यकता है, इसलिए इसका क्रोटोन का पौधा का प्रयोग किया जाता है। सीटेट में यहीं से प्रश्न बनता है। बाकी तो मैंने आपको इसको बता दिया, लेकिन आप लोग इतना जानिए कि क्रोटोन का जो पौधा होता है इसको पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है जब खेतों में किसान इसको लगाते हैं, ताकि खेत में जब खेत सूखने लगे तो किसानों को पता चल जाए कि हमारा खेत को पानी की देने की आवश्यकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहू त्यौहार जो होता है असम में चावल की नई फसल के अवसर पर मनाया जाता है। तो बिहू त्यौहार असम में चावल की नई फसल के अवसर पर मनाया जाता है। माघ में जो बिहू 14 और 15 जनवरी को या असमिया कैलेंडर के 10वें महीने में पहले और तीसरे माघ में मनाया जाता है। तो माघ में जो माघ बिहू जो होता है 14 और 15 जनवरी को या असमिया कैलेंडर के 10वें महीने के पहले और दूसरे माघ में मनाया जाता है। वह बाँस से भेला घर बनाते हैं। तो अब क्या करते हैं, बाँस से भेला घर बनाते हैं। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चेराव नृत्य के बारे में देखते हैं। तो चेराव नृत्य जो होता है मिजोरम में किया जाने वाला पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है। तो चेराव नृत्य जो होता है मिजोरम में किया जाने वाला पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है। इसमें क्या होता है, जैसे आप लोग फिगर में देख भी रहे होंगे, ऐसे बांस के लिए रहते हैं, दोनों तरफ से आदमी लोग पकड़े रहते हैं और लड़कियां इसके बीच में से डांस करती हैं। ठीक, चलिए मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश के पंचमपल्ली जिले में है। तो मुक्तापुर गांव जो होता है आंध्र प्रदेश के पंचमपल्ली जिले में होता है। पारंपरिक व्यवसाय कालीन बुनना, खिलौना बनाना, इत्र बनाना आदि यहाँ का वो होता है। ये चीज़ें उस स्थान के नाम से ही प्रसिद्ध हुई हैं जहाँ इन्हें बनाया जाता है, जैसे कुल्लू साल, मधुबनी पेंटिंग, असम रेशम, कश्मीरी कढ़ाई आदि। तो मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश के पंचमपल्ली जिले में है। पारंपरिक व्यवसाय कालीन बुनना, खिलौना बनाना, इत्र बनाना आदि है। वह चीज़ें हैं उस स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुई हैं जहाँ इन्हें बनाया जाता है, जैसे कुल्लू साल, मधुबनी पेंटिंग, असम रेशम, कश्मीरी कढ़ाई आदि। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जानवरों के लिए खतरा, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो बाघ जो होता है, बाघ सबसे सतर्क जानवरों में से एक है, फिर भी आज बाघ खतरे में है। तो बाघ सबसे सतर्क जानवरों में से एक होता है, फिर भी आज उसका जीवन खतरों में है। बाघ बहुत खतरे में है, बहुत कम बाघ हो गए हैं। इसके लिए सरकार ने कई नियम कानून भी चलाया है जिन्हें बाघों की रक्षा करनी चाहिए। ठीक, हाथी को उनके दांत के लिए, गेंडे को उसके सींग के लिए, अब बाघ को मच्छर और सांप, मगरमच्छ और सांप को उसकी खाल के लिए मारा जाता है। तो हाथी को किसके लिए मारा जाता है, उनके दांत के लिए, गेंडे को उनके सींग के लिए, बाघ, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मारा जा रहा है। कस्तूरी मृग को उसकी कस्तूरी से थोड़ी सी गंध बनाने के लिए मार दिया जाता है। तो कस्तूरी मृग को कस्तूरी से थोड़ी सी गंध बनाने के लिए मार दिया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ वन क्षेत्र जो हमारी सरकार द्वारा संरक्षित हैं, कुछ वन क्षेत्र जो हमारी सरकार द्वारा संरक्षित हैं। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और राजस्थान भरतपुर जिले में घाना। ठीक, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना। इन क्षेत्रों में कोई भी जानवरों का शिकार नहीं कर सकता और ना ही जंगल को नष्ट कर सकता है। तो इन क्षेत्रों में कोई भी जानवर या शिकार नहीं कर सकता है जानवरों का, और ना ही जंगल को नष्ट कर सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चखने से लेकर पचने तक, अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आवाज़ सुनो कैला हो।
मलमल के कपड़े का प्रयोग किसी चीज़ को छानने के लिए किया जाता है। तो मलमल के कपड़े का प्रयोग जो होता है किसी चीज़ को छानने के लिए किया जाता है। आत्रेयपुरम शहर आंध्र प्रदेश में है। तो आत्रेयपुरम शहर जो है वो आंध्र प्रदेश में है। तो कहाँ पे है आत्रेयपुरम शहर? आंध्र प्रदेश में है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कांच के जार और बोतलों में अचार भरने से पहले उन्हें अच्छी तरह से धूप में सुखाया जाता है ताकि उनमें नमी न रह जाए। तो जब कांच के जार और बोतलों में अचार भरने से पहले, हम देखिए आप लोग ने घर में देखा भी होगा, जब घर में माताएं लोग अचार बनाती हैं तो अचार बनाने के पहले जो जिसमें अचार को रखना रहता है उसको धूप में सुखाया जाता है ताकि उसमें कोई नमी न रहे। अगर नमी रहेगी तो अचार उसमें रखा जाएगा तो अचार खराब भी हो सकता है, इसलिए धूप में दिखाया जाता है। ठीक, जैसा कि आप लोग फिगर में देख भी रहे होंगे, इसको धूप में दिखाया जाएगा, उसके बाद इसमें अचार भर के रखा जाता है। ठीक, चलिए अब खाद्य वस्तुओं के बारे में जानते हैं। तो दूध जो होता है एक प्याले में रखिए और प्याले को एक कंटेनर में थोड़ा सा पानी डालकर रख दीजिए। पके हुए चावल को एक नम कपड़े में लपेटें। ग्रीन कोरिएंडर को इसे प्याज लहसुन इसे सूखे खुले स्थान में रखें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्रण के बारे में बात करते हैं। सोल प्लस पानी। ठीक, अवसादन और निस्तारण द्वारा मिश्रण को दो घटकों से अलग किया जाता है, सोल और पानी में, जैसे अल्कलीय सामग्री या मिट्टी आदि को। ठीक, यहाँ पे फिगर में आपको दिखाया गया समुद्री जल में नमक प्राप्त करना। नमक को कैसे प्राप्त किया जाता था? ऐसे क्यारी बनाई दी जाती थी। जब समुद्र का पानी आता था क्यारी में ऐसे फैल जाता था और धूप के सहारे पे पानी सूख के उड़ जाता था हवा में और नमक इकट्ठा हो जाता था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। छानना आदि दिखाया गया। रेत में कंकड़ पत्थर। तो रेत से कंकड़ पत्थर छानना आदि निकालने की कुछ विधियां बताई गई हैं जिससे हम पृथक्करण करते हैं। जैसे विनोइंग करना, हवा से महिलाएं लोग हवा में, देखो आप घर में आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब कोई चीज़ उसाना रहता है तो फर्राटा वगैरह का यूज करके पंखा चला के ऐसे उसमें भूसा को अलग कर लिया जाता है, छान के अलग कर पृथक। यहाँ पे थ्रेसिंग माध्यम से आप लोगों ने गेहूँ वगैरह को देखा होगा। ठीक, चलिए अब कुछ बात कर लेते हैं आगे। अनाज से भूसी और पत्थरों को हाथ से चुनकर अलग किया जाता है। तो अनाज को जो होता है भूसी और पत्थरों को हाथ से चुनकर अलग किया जाता है। अनाज के भारी बीजों से भूसी को फटक कर अलग किया जाता है। मिश्रण में कणों के आकार में अंतर का उपयोग उन्हें अलग करने के लिए किया जाता है। छानने की प्रक्रिया में रेत और पानी के मिश्रण में भारी रेत के कण थली में बैठ जाते हैं और निथार कर पानी को अलग किया जाता है। अघुलनशील ठोस और तरल के मिश्रण में घटकों को अलग करने के लिए निस्पंदन का उपयोग किया जा सकता है। आगे बात करते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक तरल अपने वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। द्रव में घुले हुए ठोस को अलग करने के लिए वाष्पीकरण का उपयोग किया जाता है। एक संतृप्त घोल वह होता है जिसमें उस पदार्थ को और अधिक हिस्सा में नहीं घुल सकता है। किसी पदार्थ को जब गर्म करते हैं तो उसमें अधिक मात्रा में घोला जाता है, किसी पदार्थ को गर्म करके उसमें अधिक मात्रा को घोला जा सकता है। पानी में घुलनशील पदार्थों की अलग अलग मात्रा घुल जाती है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। पौधे जो शिकार करते हैं यानी निफेंसिव पौधों के बारे में बात करते हैं। तो यह पौधा जो आप लोग फिगर में देख भी रहे होंगे, ऐसे पौधा होता है, घड़े की आकार की तरह बना होता है। इसका मुंह है, जब ये अपनी एक खुशबू निकालता है जिसे सुन के जानवर इसकी ओर आकर्षित होते हैं। जब जानवर यहाँ आते हैं तो अपना मुंह बंद कर लेता है, जानवर उसमें फंस जाते हैं और शिकार कर लेता है। ठीक, तो आइए इसके बारे में हम देखते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो फंसा कर खा जाते हैं, जिसमें मेढक, कीड़े और यहाँ तक कि चूहे भी। एक जब पौधा निफेंसिस ऐसा ही एक पौधा है। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, भारत में इंडोनेशिया और मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े के समान होता है और उसके मुख पत्ते से ढका रहता है। पौधे में एक विशेष गंध होती है जो कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जब कीट पौधे के मुहाने लग जाते हैं या फंस जाता है और बाहर नहीं निकल सकता है, शिकार करने का कितना चतुर तरीका होता है। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो फंसकर खा जाते हैं, मेढक, कीड़े और यहाँ तक कि चूहे भी। एक जग पौधा निफेंसिस ऐसा होता है जहाँ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। भारत में, इंडोनेशिया और मेघालय में इसका आकार घड़े के समान होता है और मुख पत्ते से ढका रहता है। पौधे में एक विशेष गंध होती है, कीड़ों में अपनी ओर आकर्षित करती है। जब कीट पौधे के मुहाने लग जाता है तो वहाँ फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। शिकार करने का कितना चतुर तरीका होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए हम वेल्क्रो के बारे में बात करते हैं। यह घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्टल ने अपने कुत्ते के साथ शहर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों के पर बीज चिपके हैं।
इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वह हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला और बीजों को बारीकी से देखने लगे। बीजों पे छोटे छोटे हुक थे, उनकी मदद से बीज कपड़े में रेशों पे अटक गए थे। वह देखकर मिस्टर को आइडिया आया बेल्क्रो बनाने का। बेल्क्रो से दोनों सतह चिपक जाती है और खोलने पर चरचर की आवाज़ आती है। तुमने बस्ते, कपड़े और जूते पट्टे आदि में इनका उपयोग देखा होगा, है ना? मज़ेदार किस्सा प्रकृति से प्रेरणा लेने का। तो बेल्क्रो कब की घटना है? 1948 के। इसे किसने बनाया था? जॉर्ज मिस्टर ने। यहाँ तो सीट में कई बार प्रश्न पूछा गया है। हर बूंद मायने रखती है। आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। इस अध्याय में घड़ीसर नामक स्थान के बारे में बताया गया है। सर का अर्थ है सरोवर यानी तालाब। घाट पर स्कूल है था। यह जैसलमेर की कहानी है। 9 सरोवर थे और उन्हें एक ही सरोवर से भरा जा सकता था। जैसलमेर में बहुत कम वर्षा होती है। वर्षा में एक बार या कभी कभी तो वह भी नहीं होती है। वर्ष में एक बार होती है ना, कभी कभी एक बार भी वर्षा नहीं होती है। ठीक, कुछ जगहों पर जब भी पानी भर जाता है तो लोग उसे मनाते हैं। तो कुछ जगहों पर जब भी झीलें पानी से भर जाती हैं तो लोग इसे मनाते हैं। जैसे उत्तराखंड में नई दुल्हन झरने या तालाब को प्रणाम करने जाती है। कुएं क्यों सूख गए हैं? बिजली की मोटरों की मदद से ज़मीन के नीचे से पानी पंप किया जा रहा है। जिन झीलों में बारिश का पानी जमा होता था वह अब नहीं है। पेड़ों और पार्कों में आसपास की मिट्टी अब सीमेंट से ढकी हुई है। ठीक, इनके बारे में सोचो। 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में बारिश नहीं हुई थी। लोगों को पुरानी और भूली हुई बावड़ी या बावली याद आई। उन्होंने बावड़ी की सफाई की और उसमें 200 ट्रक से अधिक कचरा निकाला गया। क्षेत्र के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया। प्यासे शहर को बावड़ी से पानी मिला। कुछ वर्षों के बाद अच्छी बारिश हुई और फिर से बावड़ी को लोगों ने भुला दिया। ठीक, तो 1986 की यह घटना है। जोधपुर के आसपास के इलाकों में यहाँ बारिश नहीं हुई थी। लोगों को पुरानी और भूली हुई बावड़ी या बावली याद आ गई। उन्होंने बावड़ी की सफाई की और उसमें से 200 ट्रक से अधिक कचरा निकाला गया। क्षेत्रों के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और प्यासे शहर को बावड़ी से पानी मिला। कुछ वर्षों के बाद अच्छी बारिश हुई और फिर से बावड़ी को भुला दिया गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अलबरूनी की नज़र में देखते हैं। 1000 साल से भी पहले एक यात्री आया भारत। उसका नाम था अलबरूनी। वह स्थान जहाँ से वो आया था वह है उज़्बेकिस्तान। तो अलबरूनी कहाँ से आया था? उज़्बेकिस्तान से आया था। अलबरूनी ध्यान से देखा और जो कुछ उसने देखा उसका विवरण नोट किया। उन्होंने विशेष रूप से उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उन्हें मिली अपने देश से बहुत अलग। उस समय के तालाबों के बारे में उन्होंने लिखा। जो लिखा उसका एक अंश यहाँ दिखाया गया है। यहाँ के लोग तालाब बनाने में बड़े दक्ष हैं। मेरे देशवासी उन्हें देखकर चकित होंगे। वह विशाल चट्टानों का ढेर लगाते हैं, उन्हें लोहे की छड़ों से जोड़कर झीलों के चारों ओर चबूते या चबूतरे बनाते हैं। ठीक, आगे और देखते हैं। इनके बीच ऊपर और नीचे जाने के लिए लंबी लंबी सीढ़ियाँ बनी हुई थी। ऊपर जाने और नीचे जाने की सीढ़ियाँ अलग अलग थी, इसलिए भीड़ कम होती थी। आज जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो अलबरूनी के लेखन में उन दिनों के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह डाक टिकट उनके जन्म के 1000 साल बाद 1963 में निकला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी के साथ प्रयोग। सभी महासागरों और समुद्रों में खारा पानी है। सबसे खारा पानी मृत सागर में पाया जाता है। 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम नमक मिलता है। इतने नमक के कारण मृत सागरों में कोई खींचा नहीं जा सकता या घनत्व या उसमें डूबता नहीं है। ठीक, व्यक्ति पानी की सतह पर तैरने लगेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देने का मार्च यानी दांडी यात्रा के बारे में हम बात करेंगे। यह घटना भारत के स्वतंत्र होने से पहले 1930 में हुई थी। कई वर्षों तक अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था जिसके तहत लोगों को स्वयं नमक बनाने की अनुमति नहीं थी। नमक पर टैक्स इस कानून के लोग नहीं कर सकते थे। उन्होंने घर से इस्तेमाल के लिए भी भारी नमक डाला था। कोई नमक के बिना कैसे रह सकता है? गांधी ने कहा, प्रकृति ने जो कुछ दिया है उसका स्वतंत्र रूप से उपयोग करने के लिए अनुमति कोई कानून कैसे नहीं दे सकता। इस कानून का विरोध करने के लिए क्या आप जानते हैं कि नमक कैसे बनाया जाता है? आइए हम उस पर चर्चा करेंगे आगे। यह खोदी हुई उथली क्यारियों में पानी एकत्र किया जाता है और रेत पानी को धूप में सूखने दिया जाता है। बाद पानी में सूख जाता है, नमक जमीन पर रह जाता है। ठीक, चलिए जैसे आपको दिखाया गया है अहमदाबाद, दांडी, मद्रास, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी। तो यहाँ से भी सीटेट में कई बार प्रश्न आता है। इसका हम एक मैप का एक वीडियो हम अलग से लेंगे। उसमें आपको हम मैप से बनने वाले सवाल और उसके साथ साथ
निकटवर्ती राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे। पर यहाँ से आप बे ऑफ बंगाल इसे कहते हैं, अरबियन सी इसे कहते हैं। तो इसके निकटवर्ती राज्यों के बारे में पूछा जाता है, इसके निकटवर्ती राज्यों के बारे में पूछा जाता है, ठीक। और जम्मू कश्मीर के निकटवर्ती राज्यों के बारे में जो मेन है उसको आगे चल के चर्चा करेंगे। चलिए अभी देखते हैं। अभी ईवीएस में प्रक्रिया कौशल के बारे में बात करते हैं। इन कौशलों का उपयोग करके छात्र एकत्रित हो सकते हैं, जानकारी, उनके विचारों का प्रशिक्षण और दुनिया के वैज्ञानिक स्पष्टीकरण का निर्माण आदि करना। तो इन कौशलों का उपयोग करके जो छात्र होते हैं एकत्रित हो सकते हैं, जानकारी, इनके विचारों का प्रशिक्षण और दुनिया के वैज्ञानिक स्पष्टीकरण का निर्माण करते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईवीएस में प्रक्रिया कौशल, तो इसमें जो होता है ऑब्जर्विंग होता है, जिसे हम अवलोकन कहते हैं, क्लासीफाइंग होता है, मापना होता है, कम्युनिकेटिंग या संप्रेषण या वार्तालाप करना होता है, प्रेडिक्टिंग होता है, प्रेडिक्टिंग यानी अनुमान लगाना आदि होता है, ठीक। चलिए आइए हम एक एक करके चर्चा करते हैं। अवलोकन के बारे में देखते हैं। तो इसमें जो उदाहरण होता है, इसमें जो शिक्षार्थी होते हैं, शिक्षार्थी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और स्पर्श की भावना का उपयोग करके अवलोकन करेगा। तो शिक्षार्थी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और स्पर्श की भावना का उपयोग करके अवलोकन करेगा, ठीक। चलिए क्लासीफाइंग, वर्गीकरण करना आदि के बारे में बात करेंगे। शिक्षार्थी वस्तुओं को चुंबकीय या गैर चुंबकीय के रूप में वर्गीकृत करने के लिए चुंबक का उपयोग करता है। तो शिक्षार्थी जो होते हैं वस्तुओं को चुंबकीय या गैर चुंबकीय के रूप में वर्गीकृत करने के लिए चुंबक का उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मापना उदाहरण, तो शिक्षार्थी खिलौना ट्रक की गति का पता लगाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगा। तो शिक्षार्थी जो होते हैं खिलौना ट्रक की गति का पता लगाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेटिंग, शिक्षार्थी अन्य सहपाठियों के साथ संभावित त्रुटियों पर चर्चा करेगा। शिक्षार्थी जो होते हैं अन्य सहपाठियों के साथ संभावित त्रुटियों पर चर्चा करेंगे। इन्फेरिंग, निष्कर्ष निकालना, शिक्षार्थी जो होते हैं प्रत्येक जांच के अंत में एक निष्कर्ष लिखेगा। तो शिक्षार्थी प्रत्येक जांच के अंत में एक निष्कर्ष निकालेगा या लिखेगा उस पर। प्रेडिक्टिंग, अनुमान लगाना, शिक्षार्थी स्पर्श की भावना का उपयोग करके प्रेक्षणों के आधार पर भविष्यवाणी करेगा कि बॉक्स क्या है। तो शिक्षार्थी स्पर्श की भावना का उपयोग करके प्रेक्षणों के आधार पर भविष्यवाणी करेगा कि बॉक्स क्या होता है, प्रेडिक्टिंग यानी अनुमान लगाएगा, ठीक। ईवीएस के थीम के बारे में बात करते हैं। हर बार यहाँ से सीटेड में प्रश्न बनता है। तो ईवीएस की जो थीम होती है, परिवार और दोस्त, भोजन, पानी, आश्रय, यात्रा, चीज़ें हम बनाते हैं और करते हैं। तो परिवार और दोस्त, भोजन, पानी, आश्रय, यात्रा, ईवीएस, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, 6 थीम है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग फिगर में देख भी रहे होंगे, सबसे पहले है परिवार और दोस्त, परिवार और दोस्त, उसके बाद भोजन, भोजन के बाद पानी, पानी के बाद आश्रय, आश्रय के बाद यात्रा, उसके बाद चीज़ें जो हम बनाते हैं या करते हैं, ठीक। बढ़िया चित्रात्मक ढंग से समझाया गया है। ईवीएस के उप विषय या उप थीम के बारे में बात करते हैं। तो परिवार और दोस्तों में 3 उप थीम भी होती है। पहला होता है रिश्ते या रिलेशनशिप जिसे कहते हैं, वर्क एंड प्ले जिसे हम काम और खेल बोलते हैं, एनिमल्स जिसे हम जानवर कहते हैं, पौधे, ठीक। तो ये उप थीम होते हैं। थीम के बारे में बात किया, उप थीम के बारे में बात किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोजन, भोजन में क्या क्या होता है, चखना, पचाना, खाना बनाना, प्रशिक्षण तकनीकी, किसान और भूख, ठीक। कुछ प्रकार होते हैं, चखना, पचाना, खाना बनाना, प्रशिक्षण तकनीक, किसान और भूख। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा 6 व्यापक विषयों में से एक नहीं, यानी 6 थीम में से नहीं है वर्तमान पाठ्यक्रम में ईवीएस में, ठीक। तो इसमें आप लोग को हो जाएगा काम और खेल या उप थीम होती है ना, बाकी चीज़ें हम कैसे बनाते हैं, भोजन आदि, ये तो मुख्य थीम होती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईवीएस विषयों में किया गया पाठ्यक्रम में विषयों के बजाय प्रस्तावित है। पर्यावरण को बढ़ाने के लिए शिक्षार्थियों की समझ, मुद्दों की जुड़ी और परस्पर समझ विकसित करने के लिए शिक्षार्थियों का स्थानीय वातावरण, थीम आधारित ईवीएस लेन देन विषयों की तुलना करना, ईवीएस के अध्यायों को कम करने के लिए। तो इसमें सही हो जाएगा मुद्दों से जुड़ी और परस्पर समझ विकसित करने के लिए शिक्षार्थियों के स्थानीय वातावरण, ठीक। चलिए कुछ शैक्षिक बिंदु के बारे में बात करते हैं। एनसीईआरटी द्वारा प्रत्येक विषय की गहरी और अंतर संबंधी समझ विकसित करने का प्रयास किया गया है। एनसीईआरटी द्वारा प्रत्येक विषय की गहरी और अंतर संबंधित समझ विकसित करने का प्रयास किया गया है। प्रत्येक विषय वस्तु बच्चों के लिए उपयुक्त भाषा में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ शुरू होती है। तो प्रत्येक विषय वस्तु जो होती है वो बच्चों के लिए उपयुक्त भाषा के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ शुरू होती है। लिंग, वर्ग, संस्कृति, धर्म, भाषा, भौगोलिक स्थिति
आदि के अंतरों में निपटने की भी आवश्यकता होती है। तो लिंग, वर्ग, संस्कृति, धर्म, भाषा, भौगोलिक स्थिति आदि के अंतरों से निपटने की भी आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम का मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। तो पाठ्यक्रम का मूल्यांकन जो होता है वह एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। बच्चे का मूल्यांकन तब किया जाना चाहिए जब वह देखता है, पूछता है, खींचता है, समूह में चर्चा करता है आदि। तो पाठ्यक्रम का मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। बच्चे का मूल्यांकन तब किया जाना चाहिए जब वह देखता है, पूछता है, खींचता है, समूह में चर्चा करना आदि होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नक्शा और दिशा। अब नक्शा और दिशा से भी हर बार सीटेट में प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए चलिए मैप के बारे में बात करते हैं। मैप से भी सीटेट में हर बार प्रश्न बनता है। तो सबसे ज़्यादा प्रश्न जो बनते हैं मैप से, आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला प्रश्न अरेबियन सी से बनता है। अरेबियन सी के निकटवर्ती राज्यों के बारे में पूछा जाता है। तो जैसे इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, केरला, बेंगलुरु, कर्नाटक, गोवा, मुंबई, महाराष्ट्र, दमन, दीव, नागर हवेली, गुजरात आदि निकटवर्ती राज्य हैं। ठीक, पहला प्रश्न तो यहाँ से बनता है। ठीक, अरेबियन सी। अब बे ऑफ बंगाल, अब यहाँ से भी बनता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक, तेलंगाना, उड़ीसा आदि। ठीक, ये इतना हो गया। उसके अलावा कुछ प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं। उत्तर प्रदेश से निकटवर्ती राज्यों के बारे में पूछ लिया जाता है। लद्दाख से निकटवर्ती है, जम्मू कश्मीर के निकटवर्ती राज्यों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इसको मैप आप लोग एक काम करिए, जब तक आप लोग का सीटेट का पेपर नहीं हो जाता, आप मैप की जो अपने प्रोफाइल पिक्चर व्हाट्सएप डीपी आप लगा लीजिए, अपने पढ़ाई के स्थान पर लगा लीजिए। जब तक कि आपका पेपर नहीं, डेली आप देखिए मैप को। जितना ज़्यादा आप मैप को देखेंगे उतना आसानी से मैप आपको समझ में आएगा, याद हो जाएगा। क्योंकि मैप से भी हर बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। जब आपको मैप के बारे में पता होगा तभी आप ऐसे प्रश्न हल कर लेंगे। अगर आपसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया जम्मू कश्मीर के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, जब तक आप मैप को जानते रहेंगे, नहीं जानते रहेंगे तो कैसे बताएंगे। अगर आप मैप को याद रहेगा तभी तो आप बता पाएंगे जम्मू कश्मीर के निकटवर्ती कौन कौन से राज्य हैं। हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, ठीक, लद्दाख है। तो यही सब आप तभी बता पाएंगे ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ की सिफारिश के बारे में बात करते हैं। तो एनसीएफ 2005 अनुशंसा करता है कि स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर के उनके जीवन से जोड़ना चाहिए। तो एनसीएफ 2005 अनुशंसा करता है कि स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना चाहिए। या स्कूल और घर और समुदाय के बीच की दूरी को कम करेगा, या घर और स्कूल समुदाय के बीच की दूरी कम करेगा, या किताबी या रटने वाली शिक्षा को हतोत्साहित करेगा। तो यह रटने की शिक्षा को हतोत्साहित करता है। इस आधार पर विकसित पाठ्य पुस्तक को रटकर सीखने को हतोत्साहित करने के विचार को लागू करने का प्रयास करती है। तो इस आधार पर विकसित पाठ्य पुस्तक रटकर सीखने को हतोत्साहित करने का विचार को लागू करने का प्रयास करती है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 1986 में उल्लिखित बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को प्राप्त करने से हमारी मदद करेगी। तो यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो होती है एनईपी 1986 में उल्लिखित बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को प्राप्त करने में हमारी मदद करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के संदर्भ में प्रस्तावित नहीं है। ईवीएस शिक्षा। तो हाथों पर गतिविधियाँ, तकनीकी शर्तों के साथ परिचित, विषयगत दृष्टिकोण, बच्चों के अनुभव के साथ संबंध और संदर्भ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तकनीकी शर्तों के साथ परिचित। ठीक, नहीं पूछा गया है ना। नहीं जरूर आप लोग प्रश्नों में देख लिया करिए, क्योंकि आप लोग प्रश्न ध्यान दिया तो उसमें जो आपको पॉजिटिव दिखा उस पर टिक लगा दिए, लेकिन अगर निगेटिव पूछा है तो आपको निगेटिव आंसर देना है ना। इसलिए नहीं प्रश्न में नहीं सब जरूर ध्यान दीजिएगा आप लोग। ऐसे बहुत से प्रश्न गलत होते हैं। एकीकृत शिक्षा के बारे में बात करते हैं। एकीकृत शिक्षा वह होती है जब बच्चा अपने आसपास के वातावरण को समग्र रूप से देखता है और किसी भी विषय को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में विभाजित नहीं करता है। बच्चा जब अपने आसपास के वातावरण को समग्र रूप में देखता है और किसी भी विषय को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में विभाजित नहीं करता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए कक्षा थर्ड और फिफ्थ में ईवीएस विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। इसलिए क्लास थर्ड से क्लास फिफ्थ तक में ईवीएस जो होता है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईवीएस कक्षा 1 से 2 में नहीं है। ईवीएस कक्षा 1-2 में नहीं है, लेकिन इससे संबंधित मुद्दे और अवधारणाएं भाषा और गणित का हिस्सा होती हैं। तो यहाँ से सीटेट में हर बार प्रश्न बनता है कक्षा 1 और 2 में ईवीएस है कि नहीं है। तो नहीं है, लेकिन इसके जुड़े हुए मुद्दे जो होते हैं भाषा और गणित का हिस्सा होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईवीएस में अवधारणाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में विभाजित नहीं किया जाता है। क्यों?
बच्चा अपनी ओर से देखता और समग्र रूप में पर्यावरण, यह एक अच्छी शिक्षण सीखने की रणनीति होती है। विकल्प सी, या पाठ्य पुस्तक में भार को कम करने के लिए है। विकल्प डी, ईवीएस का पाठ्यक्रम सीबीएसई द्वारा निर्धारित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चा अपनी ओर देखता है और समग्र रूप में से पर्यावरण को। ठीक, एनसीईआरटी 2005 ने सिफारिश नहीं की है कोई भी निर्धारित पाठ्यक्रम और कक्षा 1 और के लिए ईवीएस के पाठ्य पुस्तक द्वितीय का सर्वाधिक उपयोग कारण है। पाठ्यचर्या के भार को कम करने के लिए ईवीएस केवल कक्षा 3 के लिए है। कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ नहीं लिख सकते। विकल्प डी, एक प्रासंगिक शिक्षा प्रदान करने के लिए पर्यावरण का उपयोग। तो इसका सही हो जाएगा एक प्रासंगिक शिक्षा प्रदान करने के लिए पर्यावरण। चलिए पाठ्य पुस्तक के बारे में बात करते हैं। पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं है, बल्कि लोगों को उनके पर्यावरण, समाचार पत्रों आदि जैसे भी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने के लिए बच्चों को सहायता करनी चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं है, बल्कि लोगों को उनके पर्यावरण, समाचार पत्रों आदि जैसे शब्दों स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने के लिए बच्चों की सहायता करनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ईवीएस की जो पाठ्य पुस्तक होती है में परिभाषाओं और मात्र जानकारी के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ तक कि पुस्तक में प्रयुक्त भाषा भी औपचारिक नहीं है, बल्कि बच्चों द्वारा बोली जाने वाली भाषा होती है। तो ईवीएस की जो पाठ्य पुस्तक में परिभाषाएं और मात्र जानकारियाँ होती हैं, इनमें कोई स्थान नहीं है। यहाँ तक कि पुस्तक में प्रयुक्त भाषा भी औपचारिक नहीं है, बल्कि बच्चे जो होते हैं बच्चों द्वारा बोली जाने वाली भाषा होती है। ठीक, ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक नहीं है। विकल्प ए, इसमें सच्ची कहानियाँ शामिल हैं, घटनाएं या परिभाषाओं पर केंद्रित है और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या या एकीकृत में प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण प्रस्तुत करता है, या छात्रों में विविध पृष्ठभूमि को पूछा करती है। तो इसका सही आंसर होगा नहीं है, पूछा गया है ना, निगेटिव वर्ड यूज करेंगे। तो या परिभाषाओं पर केंद्रित हो, ऐसा कोई नहीं होता ना। अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करता, अमूर्त की बात होती है हमेशा ना, इसलिए इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए, बोझ कम। वास्तव में शिक्षण के लिए दिन समर्पित करने के लिए दैनिक समय सारणी में लचीलापन आवश्यक होता है। वास्तव में शिक्षण के लिए दिन समर्पित करने के लिए दैनिक समय सारणी में लचीलापन आवश्यक होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षण और मूल्यांकन के तरीके भी वर्तमान पाठ्यपुस्तक को प्रभावशीलता को निर्धारित करेंगे स्कूल में उनके अनुभव को अच्छा बनाने के लिए। तो शिक्षण और मूल्यांकन के तरीके भी वर्तमान पाठ्यपुस्तक की प्रभावशीलता को निर्धारित करेंगे स्कूल में उनके अनुभव को अच्छा बनाने के लिए। चलिए, तो उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया जाना चाहिए, उच्च प्राथमिकता को स्थान दिया जाना चाहिए और चिंतन, आश्चर्य, छोटे समूह में चर्चा, अनुभव की आवश्यकता वाली गतिविधियों को अवसर दिए जाने चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ईवीएस की पाठ्य पुस्तक बाल केंद्रित हो ताकि बच्चों को तलाशने के लिए काफ़ी जगह मिले और उन्हें रटने के लिए मजबूर न किया जाए। तो ईवीएस की पाठ्य पुस्तक जो हो वह बाल केंद्रित हो ताकि बच्चों को तलाशने के लिए काफ़ी जगह मिले और उन्हें रटने के लिए मजबूर न किया जाए। ठीक, तो ईवीएस की पाठ्य पुस्तक बाल केंद्रित होनी चाहिए ताकि बच्चों को तलाशने के लिए काफ़ी जगह मिले और उन्हें रटने के लिए मजबूर न किया जाए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ईवीएस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ईवीएस बाल केंद्रित पर आधारित है सीखना। ईवीएस शिक्षार्थियों को उनके अन्वेषण के अवसर प्रदान करता है। पर्यावरण, ईवीएस विवरण पर जोर देता है और परिभाषाएं, ईवीएस की प्रकृति एकीकृत है। तो यहाँ पे फिर परिभाषाओं की बात कर गई, निगेटिव पूछा गया है ना, विवरण पर जोर देता है, डिस्क्रिप्शन और परिभाषाओं पर, तो ऐसा नहीं होता ना, तो निगेटिव भी निगेटिव सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन सा होना चाहिए? गतिविधियों का संचालन और विकास करना, कौशल, मूल्यांकन में सफलता प्राप्त करना, मूल अवधारणाओं को समझना, विज्ञान के, शिक्षार्थियों को प्राकृतिक से जोड़ना, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण। तो यह पॉजिटिव वर्ड है, इसका आंसर भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो आज का सेशन यहीं तक था। आज के सेशन में हमने संपूर्ण एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ पढ़ा। आज के बाद आपको ईवीएस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आप लोग 1-2 बार इसको रिवाइज करिएगा और डेली मॉक टेस्ट लगाइए ऑनलाइन पेपर वाले। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो को अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आशा करूँगा और अच्छा वीडियो आप सबके लिए लाने की। ठीक, तो आज के वीडियो में मैंने संपूर्ण एनसीईआरटी कवर कर ली। ठीक, इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप सोशल मीडिया पे हमें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं
वहाँ पे हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। फेसबुक पेज है हमारा टीचिंग एग्जाम ओवरलोड, इस पर जुड़ सकते हैं। वहीं अगर इसका आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप है टीचिंग एग्जाम ओवरलोड, आप यहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।